नमस्कार बच्चों। अगर आप भी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, 80% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। यह बिहार बोर्ड की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है। इस सीरीज में हम 2015 एनुअल एग्जामिनेशन में पूछे गए शेष प्रश्नों को हल करा रहे हैं। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। आइए इन प्रश्नों का हम लोग विस्तार से हल जानें। सवाल है कि यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2, तो यूरो 2 एक उत्सर्जन मानक है। यह उत्सर्जन मानक क्या करता है? तो वाहनों से निकलने वाले धुएं और हानिकारक वाहनों से निकलने वाले धुएं और हानिकारक गैसों को नियंत्रित करता है। अब देखिए, इसमें से चूंकि हानिकारक गैस और जो धुएं निकलते हैं वाहन से, उसका नियंत्रण करना, उसके नियंत्रण के लिए उत्सर्जन मानक बनाया गया है। उत्सर्जन मानक बनाया गया है यूरो 2 को। तो ये वायु प्रदूषण को नियंत्रित करेगा। तो वायु प्रदूषण से ही ये संबंधित है। तो ऑप्शन ए हुआ आंसर। सवाल है कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ किसको बोलते हैं? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। अंग्रेजी में जैव अनिम्नीकरणीय को नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। और जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से नष्ट न हो ऐसे पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो इसमें आप देखिए कि कागज सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से नष्ट हो जाएगा। वाहित मल, यह भी सूक्ष्म जीवों से आसानी से नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो डीडीटी है, ये तो एक प्रकार का रसायन है और यह रसायन सूक्ष्म जीवों से नष्ट नहीं होगा। तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ इसमें से कौन सा हो गया? ये डीडीटी हो गया। आप देखिए, सवाल है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। हरा जो पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, और इसी वर्णक के कारण, क्लोरोफिल वर्णक के ही कारण पौधों की पत्तियों का भी रंग हरा होता है। तो इसका आंसर हो गया ए। सवाल है कि स्नेल का नियम क्या है? ये कई बार पिछली परीक्षाओं में भी पूछ लिया गया सवाल है और इस बार भी पूछा गया है।
तो ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम से संबंधित है। प्रकाश के अपवर्तन का ये दूसरा नियम है, दूसरा नियम, जिसको स्नेल का नियम कहते हैं। क्या है यह नियम? तो आप देखिए, ये एक कांच की पट्टी है, कांच की पट्टी। इसमें ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसको साइन आई कहते हैं, साइन आई। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसको साइन आर कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अर्थात साइन आई बटे साइन आर, यही हुआ अनुपात। एक नियतांक होता है, अर्थात ये वाला चिन्ह जो आप देखे होंगे इसको म्यू बोलते हैं, म्यू। तो साइन आई, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, यही क्या है? स्नेल का नियम है। सवाल है कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? पहले भी पूछा गया सवाल है। आमीटर कहिए या एमीटर कहिए, एक ही बात है। तो ये विद्युत परिपथ है, मान लीजिए ये वाला, यहाँ पर एमीटर या आमीटर जोड़ा जाएगा। ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, जिसको सीरीज रूप में भी कह सकते हैं। क्यों जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में? सबसे पहले ये जानिए आमीटर का कार्य क्या है। कार्य है कि परिपथ से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको मापना। विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन जो है आमीटर का कार्य है। तो इसको यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो परिपथ में जो मूल धारा प्रवाहित हो रही है उसके मान में कोई बदलाव नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं आता है। इसीलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, आमीटर या एमीटर को। कहते हैं कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ये प्रश्न है आपके सामने। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो ये देखिए, एक उत्तल लेंस हमने बनाया है और ये इसका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष से जो भी समानांतर किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है वो सारे के सारे, मान लीजिए यहाँ पर 2F है, मतलब फोकस है, फोकस यहाँ पर जमा हो जाती है। ये किरणें क्या होती है? जमा हो जाती है। तो किरणों के जमा होने के इसी गुण को क्या बोलते हैं? अभिसारी गुण। और ये उत्तल लेंस में होता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो वो उत्तल लेंस है। सवाल है कि विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो आप जानते हैं कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम का
नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है। इसका प्रतिरोध जो है वो उच्च होता है। उच्च प्रतिरोध रहने के कारण जैसे ही इससे विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो इससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है। तो क्या हुआ भाई, किस गुण को? तो ऊष्मीय प्रभाव को। किस गुण को बोलेंगे? ऊष्मीय प्रभाव को। हीटिंग इफेक्ट कहिए एक तरह से। ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है किसमें? विद्युत हीटर में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। सवाल है कि किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो वो जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। क्यों भाई? तो यदि हम किरणों को पीछे बढ़ाएं तो यहाँ से आप देखेंगे कि केवल एक आभास होता है किरणों के मिलने का, अर्थात प्रतिबिंब बनने का केवल आभास होता है। ये वास्तविक रूप से प्रतिबिंब बनते नहीं। तो वह उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण, जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनते हैं। सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है? पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और ½ H2O। तो इसको तो कैल्शियम सल्फेट पढ़ते हैं, लेकिन इसको हेमीहाइड्रेट पढ़ते हैं। कैल्शियम सल्फेट और ये है हेमीहाइड्रेट। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम को, किसको? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके और इससे जल के अणु जब बाहर हो जाते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। सवाल है कि ये संरचना जो दिया गया है किसका IUPAC नाम है? तो आप ये देखिए, ये मेथेनॉल का, किसका? मेथेनॉल। और ये एल्डिहाइड समूह है। कौन सा समूह है ये? एल्डिहाइड समूह है। इसमें आप देख रहे हैं कार्बन के 1 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु हैं। इसलिए इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोला जाएगा।
फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल बोला जाएगा इसका नाम, फॉर्मेल्डिहाइड। सवाल है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, चूँकि अम्ल है या एसिड है तो इसके डंक लगने से, चींटी के डंक लगने से आप देखिएगा कि ये त्वचा में प्रवेश कर जाता है, त्वचा में प्रवेश कर जाता है और जलन तथा दर्द पैदा करता है। फॉर्मिक अम्ल को कभी कभी मेथेनॉइक अम्ल भी बोलते हैं, मेथेनॉइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कहिए या मेथेनॉइक अम्ल कहिए, चींटी के डंक में यही अम्ल पाया जाता है। सवाल है कि आवर्त सारणी में कितने उदग्र कॉलम पाए जाते हैं? उदग्र मतलब हुआ वर्टिकल, खड़ा। तो ये आप पहले भी ये परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको वर्ग बोलते हैं और इसकी संख्या 18 होती है, इसकी संख्या 18 होती है। आवर्त की संख्या 7, वर्ग या समूह या ग्रुप की संख्या 18 होती है। समूह के लाइन उदग्र होते हैं, मतलब वर्टिकल, खड़ा, और आवर्त के लाइन क्षैतिज होते हैं, हॉरिजॉन्टल अर्थात पड़ा। सवाल है कि पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो मान लीजिए ये एक इस तरह से बना दिए हम पेड़। आप ध्यान से देखेंगे कि जल तो जड़ के माध्यम से ऊपर की तरफ भोजन बनाने के लिए पहुंचता है पत्तियों में। तो ये ऊपर की तरफ जल को ले जाने वाला जो ऊतक है इसको जाइलम ऊतक कहते हैं, जाइलम ऊतक। और जब पत्तियों में भोजन बन जाए तो ये भोजन हर जगह पहुंचाने के लिए फ्लोएम ऊतक का उपयोग होता है। पहुंचाने के लिए फ्लोएम ऊतक का, और जल को पत्ती के लिए जाइलम ऊतक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तो केवल जल परिवहन से संबंधित सवाल है, तो इसके लिए जाइलम ऊतक ही होगा। सवाल है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? पिछले एग्जामिनेशन में भी पूछा गया सवाल है ये। तो वृक्क अर्थात किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। नेफ्रॉन क्या काम है नेफ्रॉन का? तो ये ब्लड से मूत्र आदि को छानकर या अपशिष्ट पदार्थ को छानकर बाहर कर देता है। तो ये एक उत्सर्जी अंग जो है हमारा किडनी, उसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। सवाल है कि कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ये पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया सवाल है कि कोशिका में आप देखिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जीव द्रव्य में जब ग्लूकोज पायरुवेट
या पायरुविक अम्ल बन जाता है तो वह पायरुवेट या पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकृत होकर एटीपी ऊर्जा के रूप में निष्कासित होता है या संचित होता है, एटीपी के रूप में संचित होता है श्वसन क्रिया के दौरान। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। किसका? कोशिका का। क्यों? तो ऊर्जा तो बनाने का काम इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ और एटीपी के रूप में संचित करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया ही करते हैं। और यह क्रिया किस समय होता है? तो श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान। किस समय होता है? तो श्वसन के दौरान होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको अवायवी श्वसन बोलते हैं, अवायवी श्वसन या अनॉक्सी श्वसन भी बोलते हैं, अनॉक्सी श्वसन। ये बिना ऑक्सीजन का किसमें? तो साइटोप्लाज्म में पूरी होती है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पूरी होती है और बड़ी कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। आपने देखा था कि जब ऑक्सीश्वसन हो रहा था अर्थात वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एटीपी में उच्च ऊर्जा संचित हो रहा था, लेकिन यहाँ साइटोप्लाज्म में यह अवायवीय श्वसन होता है और कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। सवाल है कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो गंगा सफाई योजना 1985 ईस्वी में शुरू हुआ और गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए और जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए 1985 में गंगा कार्य योजना शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत गंगा सफाई योजना प्रारंभ हुई 1985 ईस्वी में। अब तो जून 2014 से नमामि गंगे योजना की शुरुआत हो चुकी है। इसका भी मुख्य उद्देश्य गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करना है।